यूपी के बबुआ लोग, बेटा की हाल चाल। फाइनली यूपी बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर आउट कर दिया और आज के इस वीडियो में हम बेटा मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे स्क्रीन पर मैंने ऑफिशियल मॉडल पेपर को खोल रखा है, जिसे आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके मन में एक सवाल आता है कि दीदी क्या मॉडल पेपर को सॉल्व करना जरूरी है? हाँ मेरे लाल पीले हरे नीले जरूरी है, क्योंकि बेटा मॉडल पेपर को सॉल्व करने से हमें ये आइडिया लगता है कि हमारे आने वाले परीक्षाओं में जो प्रश्न होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। मतलब आसान आएंगे, मीडियम आएंगे, कठिन आएंगे, उनका एक रफ सा आइडिया हमें लग जाता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते अपने मॉडल पेपर के डिस्कशन को। बेटा यहाँ पे आप गौर करना कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है इसमें, ठीक है। एंड अगर हम पहले प्रश्न में आते हैं तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान से हमें पहला प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया है कि कौन से कथन इसमें से सही है। तो गौर करना बेटा, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, नहीं देख सकता है बेटा। फिर दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकता है। फिर कहा गया है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, बिल्कुल सही है। फिर कहा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि वाला जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकता है, बेटा देख सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है मेरे लाल। तो पूछा गया है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन कब होगा, मतलब रेजिस्टिविटी में कब परिवर्तन होगा? जब ताप में परिवर्तन होगा और बेटा जी पदार्थ के नेचर में, पदार्थ के नेचर में, ठीक है, मटेरियल के नेचर में अगर चेंज हो रहा है तब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखना, पदार्थ अगर परिवर्तित हो रहा है बेटा, तो अगर पदार्थ परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्तन होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। ताप के परिवर्तन पे भी परिवर्तन होता है, लेकिन अगर प्रतिरोधक की आकृति में, मतलब शेप साइज में अगर चेंज हो रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन तो सी ही है एंड डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल जाता है? सी मिल जाता है मेरे लाल। ये चीज आपको याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, अगर ये दोनों चेंज होंगे तब, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए का सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक होगा या नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा, जरा गौर करना कि माध्यम ए क्या है। ये माध्यम ए से ये रेखा गई और बेटा जी नॉर्मल के तरफ बेंड नहीं हुई है, मतलब ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी तरफ नहीं गई है, इससे दूर हुई है थोड़ा सा, इससे दूर हुई है थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये डेंसर होगा, ये डेंसर होगा और ये रेयरर होगा, मतलब ये विरल होगा। ये कैसा होगा बेटा? ये वाला विरल होगा और ये वाला कैसा होगा? गाढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर गाढ़े से विरल में जाती है तो हमारी जो रेखा होती है बेटा ये थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ, ठीक है, अभिलंब की तरफ नहीं मुड़ेगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो इस केस में बेटा क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 से कम होगा, ठीक है। अपवर्तनांक इसका 1 से कम होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है, देखो लाल कलर हमेशा खतरे की निशानी के लिए क्यों यूज किया जाता है? ताकि दूर से दिखाई दे सके हमें कि आगे कोई खतरा है। तो लाल रंग जो होता है वो कम स्कैटर होता है, फैलता कम है। अगर कम फैल रहा है बेटा तो दूर तक ये जाएगा और हमें दूर से दिखाई दे सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखना, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकृति होता है, ठीक है। प्रकृति इसका जो होता है, जो इसका स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, इस वजह से ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम है, ये कम प्रकीर्णित हो रहा है, कम स्कैटर हो रहा है, इस वजह से हमें दूर से भी दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है, ठीक है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। यहाँ पे देखना बेटा, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में बताया गया है जो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। गौर करना, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे लाल? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है बेटा कि हमारा जो रेडियस है, जो वक्रता केंद्र है, जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जो होता है बेटा वो हमें पता है कि ये कितना होता है? 2f के बराबर होता है। तो वक्रता केंद्र यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 2 × 15 बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहाँ रखोगे बेटा इसको? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे, 3 सेंटीमीटर से अधिक मत करना। एग्जैक्ट वैल्यू 30 निकली है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है मेरे लाल। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट है और कितना है बेटा? 100 वाट है।
उसके बाद जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग्य शक्ति कितनी होती है। कहा जा रहा है, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि पहले इसकी वैल्यू ये है, लेकिन जब इसे 110 वोल्ट पर चलाएंगे तो इसकी शक्ति कितनी होगी। बेटा हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बेटा आपको फॉर्मूला या सूत्र याद होगा कि पावर का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, पावर बराबर v²/r होता है, याद है। तो अब हम r अगर निकाले बेटा तो r बराबर कितना होगा, v²/p होगा, v²/p होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा, 220 का होल स्क्वायर बटे बेटा 100 हो जाएगा। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 484 वाट, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आता है 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने R को निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि अगर 110 वोल्ट पे चलाया जाएगा तब कितना होगा, तो जरा गौर करना। अब हमें फिर से पावर निकालनी है। पावर कितना होता है, v²/r होता है, ठीक है, v²/r होता है। तो पावर यहाँ पे कितना होगी, v यहाँ पे कितना दिया हुआ है 110, 110 का स्क्वायर करो और r कितना है बेटा 484 आपने निकाला हुआ है। तो जब इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी मेरे लाल, ये हो जाएगी 12100, 484 काटोगे तो ये कितनी आ जाएगी मेरे लाल, ये आ जाएगी 25 वाट, ठीक है, 25 वाट आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि हमें पावर का जो सूत्र है v²/r इसी से हमें निकालना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है मेरे लाल, ठीक है। देखो खंड बी पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है। उष्माशोषी में क्या होता है, मैंने तुम्हें अभय में बताया था बेटा कि शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण होता है। शोषण मतलब किसी का इस्तेमाल करना। तो अगर ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे उष्माशोषी। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण या फिर शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन या फिर बेटा जल वाष्प का संघनन या फिर जल का वाष्पीकरण, इसमें से किसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है अगर उसकी बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी होता है, क्योंकि जब बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, तो उस समय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जब होता है तो उष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जब जल का वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, उस समय भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें बेटा, अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है यस डी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं और इन कॉलम का हमें मैच करके करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो संतरे में क्या पाया जाता है मेरे लाल, यस संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद बेटा इमली में पाई जाती है टार्टरिक अम्ल। फिर सिरके में क्या पाया जाता है मेरे लाल, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें तर्क दिया हुआ है और अभिकथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि क्या तर्क और अभिकथन हमारे सही हैं या नहीं है। तो बेटा देखना यहाँ पे अभिकथन और तर्क, मतलब अभिकथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है, बिल्कुल सही है। और तर्क में कहा गया है कि क्षारीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन को करके राहत पहुंचाता है। तो तर्क भी सही है क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो जब बेटा क्षारीय नेचर होने के कारण जब पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, बिल्कुल सही है, उदासीन कर देता है। तो अगर क्षार अम्ल के साथ मिलेगा तो उदासीनता ही होगी। तो यहाँ पे तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। तर्क अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। 3 तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। अब देखना बेटा, हमें कहा जा रहा है कि x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 8 है। y का कितना है, 2, 8 और 7 है। z का कितना है बेटा, 2, 8 और 2 है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे अगर 8 है, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा बेटा, नोबल गैस होगा। क्या होगा, नोबल गैस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बाहरी में 7 है बेटा तो ये किस ग्रुप का है, ये है हैलोजन ग्रुप का। किस ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है, ठीक है। और 2 है बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है तो हैलोजन क्या है बेटा, हैलोजन एक अधातु है। क्या है, हैलोजन अधातु है, ठीक है। ये क्या है, हैलोजन है। हैलोजन होने के कारण ये कैसी है बेटा, अधातु है, अधातु है, ठीक है। ये भी कैसी है,
अधातु है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये धातु है। ये क्या है, धातु है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, Z एक अधातु है, नहीं बेटा Z एक धातु है। तो X एक धातु है, नहीं बेटा जी X क्या है, अधातु है। फिर Y एक धातु है बेटा, Y एक अधातु है। Y अधातु है, बिल्कुल सही है, और Z क्या है, एक धातु है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। अगले सवाल में हमसे पूछा गया बेटा कि ये हमें एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। एंड बेटा जी कहा जा रहा है उपरोक्त अभिक्रिया के क्षारीय KMnO4 जो होता है किस रूप में कार्य करता है। तो एक चीज याद रखना कि जो KMnO4 होता है ये क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ऑक्सीकारक के फॉर्म में ये काम आता है। तो देखना ये क्या है बेटा, इथेनॉल है। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है बेटा यहाँ पे इथेनोइक में। किसमें, इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इथेनॉल इथेनोइक में कन्वर्ट हुआ है तो इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकारक के फॉर्म में KMnO4 यहाँ पे काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा जी, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखना ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है देखना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया है। अब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पहले देखना यहाँ पे 3 2 5 एक 6 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं बेटा जी, यहाँ पे 4 ही हैं। तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो उसे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो KMnO4 यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। चलो, तो अगले सवाल में हमसे पूछा गया है बेटा ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेनोइक का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन होंगे। और ओइक कहा गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होंगे, जिसको COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे। और लास्ट में बेटा COOH भी जुड़ा होगा, तो यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4। अब हाइड्रोजन देखना किसमें 8 है, इसमें कितने बेटा 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गलत है। यहाँ पे कितने 3 4 5 6 7 8 9, ये भी गलत है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखना कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड ये भी गलत है। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो गए और COOH करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी होगा मेरे लाल। अगले सवाल में हमसे पूछा गया यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो बेटा हमारा जो लार होता है वो सबसे पहले स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है हमारे मुख गुहा में ही। तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटित होना, नहीं बेटा जी, क्या यहाँ पे अफेक्ट होगा, तो वो अफेक्ट होगा बेटा जी हमारा बेटा स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, क्योंकि बेटा स्टार्च ही विघटन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका ही विघटन नहीं हो पाता है, करेक्ट ऑप्शन भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अभिकथन दिया हुआ है और देखना है कि कौन सा अभिकथन सही है और उसका तर्क सही है या नहीं सही है। कुछ जीव अवायुवीय श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, यीस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट होगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर कहा जाए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन करते हैं, बिल्कुल सही है कि भैया जब ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है वो किसमें टूट जाता है बेटा, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में टूट जाता है। फिर कहा जा रहा है कि तत्पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो बेटा वर्णन भी सही है, तो अभिकथन भी सही है, वर्णन भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित दिए गए कॉलम क और ख को सुमेलित करके सही विकल्प हमें चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं बेटा जी, तो यहाँ पे देखना कि अगर मैं नियंत्रक और किसकी बात करूं, ऑप्शंस कहाँ गए इसके, ये कुछ इसके ऑप्शंस हैं। चलो, तो यहाँ पे देखना बेटा नियंत्रण एवं समन्वय की अगर मैं बात करूं तो ये किससे होते हैं बेटा, ये तंत्रिका और तंत्र से जुड़े होते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जैसे लिखना, बात करना, ये ऐच्छिक क्रियाएं हो गए। अब अगर तुम ऑप्शन देखोगे ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच करके ही तुम्हें मिल जाएगा। पहले का क्या होगा बेटा, ब, पहले का ब, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो तुमने काट दिया, पहला और दूसरा ऑप्शन तो तुमने काट दिया, पहला और दूसरा ऑप्शन तो तुमने काट दिया, ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन तो तुमने काट दिया। बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद बेटा अ मैच ही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो तो होगा हमारा ब, क्योंकि बेटा तीसरे का द होता है, तीसरे का यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर देखना, तीसरे का द है।
पश्चिम पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क क्या होता है बेटा, ये शरीर के स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है ना बेटा, ये हमारे संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। जब भी आप 11th में जाएंगे तो 11th के बायो में लिखा हुआ है कि जो हमारी बेटा सेरिबेलम होती है वो कहाँ होती है, पीछे के मस्तिष्क में होती है। एंड ये किसके लिए बेटा, हमारे संतुलन को, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे तीसरा वाला किसके लिए होगा बेटा, तीसरा वाला द के लिए होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है मेरे लाल, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है बेटा जी बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि ए यहाँ पे क्या है, तो ए को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं मेरे लाल, ए को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि क्या होता है मेरे लाल, स्टिग्मा यानी कि जिसपे हमारे पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिका नहीं होगी, वर्तिका को क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं। और ये रही आपकी वर्तिका, ये है आपकी वर्तिका मेरे लाल, ये वर्तिका है। और ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग वाले बीज के पौधे में संकरण कराया जाए तो भैया हमें जो प्रोजेनी 1 मिलेगी, जो पहला जनरेशन मिलेगा वो कैसा होगा। तो जरा यहाँ पे गौर करना मेरे लाल, जरा यहाँ पे गौर करना कि भैया आर और आर किसके लिए होते हैं, गोल के लिए होते हैं। ठीक है, स्मॉल आर किसके लिए होते हैं बेटा, झुर्रीदार के लिए होते हैं, झुर्रीदार के लिए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जी हमारा जो कैपिटल वाई होता है, ये किसके लिए होता है बेटा, पीले के लिए होता है। ठीक है, और छोटा वाई किसके लिए होता है बेटा, ये होता है हरे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्रॉस कराया गया है, यहाँ पे इसको क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस कराने पे क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखना स्मॉल आर कैपिटल आर जो आ गया ना बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, तो ये इसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे गोल ही होगा और बेटा यहाँ पे पीला होगा। क्या होगा, गोल और पीला होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, गोल और पीला, गोल और पीला। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं बेटा, ये जो है ना, ये क्रॉस करना हम अपने अभय में बहुत आसान तरीके से देखेंगे। इसका एक टेबल बनाते हैं, टेबल के हिसाब से हम वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये बहुत आसान है। अपने अभय में हम इसको कवर करेंगे एंड जितना हमने कवर कर लिया है वो सॉल्व करके आपको मजा आ रहा होगा, राइट। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है मेरे लाल कि निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। तो बेटा यहाँ पे देखना, ये क्या है, अमीबा है। और अमीबा क्या बना रही है, स्यूडोपोडिया, यानी कि बेटा कुछ पैर जैसे आकृति बना रही है, कुछ पैर जैसी आकृति बना रही है। किस लिए बना रही है, ताकि वो खाद्य पदार्थों को खा सके, है ना। किसके लिए, खाद्य पदार्थों को खाने के लिए ये आकृति बना रही है। ऑप्शन क्या है, उत्सर्जन के लिए बना रही है, नहीं बेटा उत्सर्जन के लिए नहीं बना रही है। क्या ये विभाजन के लिए बना रही है, नहीं। जनन के लिए बना रही है, नहीं। पोषण के लिए बना रही है, ताकि ये खाना खा सके। करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, यहाँ पे सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। बेटा यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें इसे फिल करना है। कहा जा रहा है कि नीचे दी गई सारणी के उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थित तथा अपेक्षित आकार के संदर्भ में पूर्ण करना है। ये जो टेबल है इसे हमें कंप्लीट करना है। तो बेटा यहाँ पे देखना कि बिंब कहाँ पे स्थित है, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है बेटा, फोकस 2 पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज जो होगा वो अत्यंत छोटा होगा। क्या होगा बेटा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। उसके अलावा बेटा वास्तविक होगा, साथ ही साथ क्या होगा बेटा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। फिर कहा जा रहा है कि बेटा बिंब फोकस 2 पे है, 2f1 पर है और प्रतिबिंब 2f2 पर बन रही है। तो बेटा हमारा जो प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज होगा वो कैसा होगा बेटा, समान आकार का ही होगा। ये कैसा होगा बेटा, समान आकार का ही होगा, समान ही होगा। फिर कहा जा रहा है उल्टा होगा और इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, उल्टा होगा और बेटा जी वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर सवाल में पूछा जा रहा है f तथा 2f1 के बीच फोकस f पर है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जहाँ जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। तो प्रतिबिंब हमारी जो बनेगी वो होगा बेटा 2f2 के परे बनेगी, 2f2 के दूर, उससे अलग बनेगी। और कहा जा रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो बेटा वो वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा मेरे लाल। ठीक है, तो घबराओ मत बेटा, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं अपन लोग, है ना, जिसे हम अभय में अच्छे से जानेंगे। फिर कहा जा रहा है बेटा कि अगर फोकस तथा प्रकाशित केंद्र Q के बीच में है तो बेटा हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी होगी बेटा, ये बिंब की ओर बनेगी। कैसी बनेगी बेटा,
बिंब की ओर बनेगी, ठीक है, बिंब की ओर बनेगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है बिंब की ओर बनेगी, फिर कहा जा रहा है प्रतिबिंब की आपेक्षिक साइज कैसी होगी बेटा, तो ये कैसा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है मेरे लाल। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। तो बेटा अब हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव को समझने से पहले हमें एक पीपीटी की मदद से मैं आपको सब्जेक्टिव के आंसर राइटिंग बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल के तो समझा दिया कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट अगर मैं तुमको पूरा आंसर राइटिंग दिखाऊं तो वो तुमको ज्यादा आसान होगा, ज्यादा समझने में तुम्हें समझने में आसानी होगी। इस वजह से मैंने एक पीपीटी भी यहाँ पे अटैच की हुई है। पीपीटी की मदद से हम यहाँ पे देखेंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। बेटा देखना, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है, उसकी मदद से हमें बताना है कि अंगूठा, तर्जनी और ये जो उंगलियां हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। यस बेटा, तो ये आ चुका है हमारी पीपीटी एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पे क्या है। जो पहला प्रश्न हमारा है मेरे लाल, पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, पहले प्रश्न में पूछा गया कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। मतलब जो इंद्रधनुष बनती है वो कैसे बनती है उसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताना है मेरे लाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जब भी क्या होता है मेरे लाल, जब भी क्या होता है कि बारिश होती है तो हमारे जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, वर्षा के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। तो जब सूर्य की प्रकाश इन बूंदों में आती है बेटा, मान लो ये सूरज की प्रकाश जब इस बूंदों में आती है तो बेटा बूंद के अंदर आते ही ये फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है। और फिर बेटा जी बूंद का जो पिछला हिस्सा होता है ये एक आईने की तरह काम करता है, तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ से प्रकाश बाहर नहीं निकलती है, यहाँ से प्रकाश बाहर नहीं निकलती है, फिर ये प्रकाश टकरा के इस तरफ आ जाती है और जब टकरा के बेटा उल्टा मुड़ती है तब ये हमारी आंखों की तरफ आती है, राइट। तो बेटा जी जब भी प्रकाश बूंद के अंदर आता है तो अंदर आते से ही वो फैल जाता है, ठीक है, वो स्कैटर कर जाता है। लेकिन गौर करना कि जो बूंद का पिछला हिस्सा होता है वो बाहर नहीं निकलने देता है प्रकाश को, वो एक आईने की तरह काम करता है और इस प्रकाश को वापस से मोड़ देता है। और जब ये प्रकाश वापस से मुड़ती है तब हमारे आंखों पे पहुंचती है और हमें एक इंद्रधनुष यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इसका आंसर देखना यहाँ पे है कि जब सूर्य प्रकाश कि किसी पानी की बूंद में प्रवेश करता है तो ये अपवर्तित होता है, यानी कि फैलता है। अपवर्तन के कारण श्वेत प्रकाश अपने 7 संघटन रंगों बैंगनी से लाल, मतलब जो बैंगनी होती है उससे सबसे पहले बैंगनी और लास्ट में लाल होती है, में विक्षेपित हो जाती है, यानी डिस्पर्स हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का अलग अलग होता है तो वह अलग अलग कोण पे मुड़ता है। क्योंकि बेटा सब प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है, तो सभी प्रकाश अलग अलग दिशाओं में मुड़ती हैं और हमें 7 रंग दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमसे अगले सवाल में क्या पूछा गया है, गौर करना। अगले सवाल पूछा गया, ये जो चित्र है इसे देखकर हमें बताना है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा किसको रिप्रेजेंट कर रही है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो गौर करना यहाँ पे बेटा यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ये जो चित्र है ये किसे दर्शाती है। तो बेटा जो हमारा अंगूठा होता है वो फोर्स को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा रूल है बेटा, ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसे हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड का नियम बोलते हैं। इसमें जो हमारी अंगूठा होती है वो किसको दर्शाती है बेटा, फोर्स को, यानी कि बल को दर्शाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा ये जो तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली किसको दर्शाती है बेटा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशाओं को दर्शाती है, ठीक है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र के दिशाओं को दर्शाती है। अगर मध्यमा उंगली की बात करें तो मध्यमा उंगली किसे दर्शाती है बेटा, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। हमसे यही पूछा गया था कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें क्या क्या बताता है, अंगूठा किसे बताता है, तर्जनी उंगली किसे बताती है एंड मध्यमा किसे बताती है। तो ये फोर्स को बताएगी, ठीक है। उसके अलावा ये किस चीज, ये बताएगी बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी एंड ये क्या बताएगी बेटा, ये बताएगी कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की जो दिशा है वो कैसी होगी उसके बारे में बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ये हमने सॉल्व कर लिया बेटा, ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है। मतलब ऐसे तार जो भू संपर्क में होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है कि हमें करंट ना लगे उससे बचाने के लिए। तो ओवरऑल मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर नोट्स दूंगी। बेटा होता क्या है कि मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है, मतलब कोई उपकरण है जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है। अब मान लो वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गई, 2 तार आपस में मिल गए और वहां पे क्या हो गया, बिजली कंडक्ट होने लगी, मतलब उस उपकरण में बिजली आने लगी। अब अगर हम उस उपकरण को अब छूते हैं तो बिजली हमें लगेगी, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे एक तार कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं उससे, और उसको सीधे हम धरती के अंदर लेके जाते हैं। तो उसका जो खोल होता है बेटा, तार का जो खोल होता है उसमें पूरी बिजली उतर जाती है, ठीक है, और वो सीधे धरती तक जाती है। तो जब बहुत तेजी से बिजली धरती में जाती है तो लाइट कट जाती है, ठीक है। तो
होता यह है कि हम उसको छुएं उससे पहले पूरी बिजली जो होती है तार के माध्यम से धरती में चली जाती है, हमें करंट ना लगे। इस चीज को बचाने के लिए बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, भू संपर्क तार का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ नोट्स में दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाई देगा, गौर करना यहाँ पे, गौर करना यहाँ पे। ये रही आपकी नोट्स। भू संपर्क तार क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है या एक सुरक्षित तार है जो उपकरण के धातु के खोल से सीधा जमीन से जुड़ा होता है। जो उपकरण है उसके तार का जो खोल होता है उससे मतलब उसके धातु के खोल से सीधा जमीन से जुड़ा होता है। यह उपकरण में किसी भी लीकेज करंट को सीधे सुरक्षित रूप से पृथ्वी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमें लगने से पहले यह पृथ्वी में जाती है। धातु के अपकरण वाले उपकरणों से छूने वाले व्यक्ति को बिजली के झटके से बचाने के लिए यह होता है। चूंकि भू संपर्क तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है इसलिए लीकेज करंट मानव शरीर जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है के बजाय तार के रास्ते जमीन में चला जाता है। देखो हमारा प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तार का प्रतिरोध अगर कम होगा तो क्या होगा, बिजली आसानी से चली जाएगी। हमारा प्रतिरोध ज्यादा है तो हमारे में थोड़ी उसको डिफिकल्टी होगी। प्रतिरोध का मतलब है कि बिजली के प्रवाह जो प्रवाहित होती है बिजली उसको रोकना, उसके रोकने की क्षमता को ही प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे में वो क्षमता है, लेकिन जो तार होगी उसमें वो क्षमता थोड़ी कम है, तो सीधे करंट कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा और हमें करंट लगने से, करंट के झटके से बचाएगा ये। तो भू संपर्क तार का, अर्थिंग वायर का यही यूज होता है। उसके अलावा बेटा हमसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करना है, ठीक है। आओ देखते हैं कि तापीय रूप क्या होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। देखो जब किसी तार में बिजली प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसे ही तापीय प्रभाव कहते हैं। मान लो कि कोई क्या है बेटा जी, कोई तार है, उसमें करंट लगातार फ्लो कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा, वो तार थोड़ी गर्म हो जाएगी, ठीक है। वो तार गर्म हो जाएगी और उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्योंकि ये जो विद्युत है उसकी धारा क्या कर रही है बेटा, उस तार को गर्म कर दे रही है, ठीक है। कारण क्या होता है बेटा, जो चालक होता है ये प्रतिरोध के कारण होता है। मान लो जो करंट फ्लो कर रहा है जिस चालक के अंदर, वो चालक क्या होता है कि करंट को फ्लो करने से थोड़ा थोड़ा रोकता है, ठीक है। तो इसी रुकाव के कारण क्या होता है बेटा, गर्म हो जाता है तार, ठीक है। अब देखना, जब इलेक्ट्रॉन तार में चलते हैं तो तार के परमाणुओं से टकराते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन तार में चलते हैं तो तार के जो परमाणु होंगे उनसे टकराएंगे, ठीक है। टकराव के कारण ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे ही क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं या ऊर्जा बोलते हैं। सब बात समझ में आ गई। अब देखना बेटा, अब देखना यहाँ पे अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये एक सूत्र होता है बेटा H = R²/RT। सूत्र क्या होता है, जूल का तापमान नियम इसे कहा जाता है। यहाँ पे H क्या है, जहाँ I क्या है बेटा, ये बताता है धारा को, R बताता है प्रतिरोध को और T बताता है बेटा समय को। यहाँ पे H क्या है बेटा, हीट या उष्मा होती है, ठीक है, हीट या उष्मा होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र हमें दिया गया है। अगर बेटा सोडियम धातु से उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो R बनता है, ठीक है। फिर तथा R बनता है और एक गैस मुक्त होती है और उस गैस से पॉप ध्वनि निकलती है। जैसा कि मैंने तुम्हें आरंभ में बताया, अपने अभय में बताया है बेटा, अपने अभय में मैंने तुम्हें बताया है कि एक पॉप ध्वनि कब निकलती है, जब हाइड्रोजन गैस निकलता है और उसके पास में हम क्या लेके आते हैं बेटा, कोई जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं तो पॉप ध्वनि निकलती है, राइट। तो इसको हमने अभय में कर लिया है। फिर कहा जा रहा है बेटा कि यौगिक C की अम्ल की उपस्थिति में अगर अल्कोहल से, किसके साथ, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है तो एक मीठी गंध युक्त यौगिक बनता है जिसका अणु सूत्र दिया गया है। तो ये क्या होगा बेटा, ईस्टर का अणु सूत्र है। फिर कहा जा रहा है बेटा कि C का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने पर क्या बन रहा है बेटा, R तथा जल बन रहा है। कि मतलब अगर C के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएं, उसकी अभिक्रिया करवाएं तो R बनता है तथा जल बनता है। फिर कहा जा रहा है बेटा कि अगर जो S बना है, ये जो S है, जो ईस्टर है, इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया करवाते हैं तो दोबारा से R और A बन जाता है। अब समझना बेटा, समझना, ये 4 अंक में पूछा गया और ये बहुत ही सरल है बेटा, बहुत ही सरल है, इसे सॉल्व करना बहुत ही सरल है। देखना, मैं यहीं पे अगर मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊं तो गौर करना बेटा कि सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि C के साथ अगर हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, सोडियम की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, R मिल रहा है और एक गैस उत्पन्न हो रही है और एक हाइड्रोजन गैस तो नहीं कही गई है, कहा गया है कि एक गैस उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे C क्या है बेटा जी, C क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है, इसका ये C का अणु सूत्र दिया हुआ है, तो ये क्या होगी बेटा, CH3COOH होगी। इसका अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा जी, क्या बन रहा है बेटा जी, तो देखना CH3COONA बनेगी, COONA बनेगा और बेटा जी H2
बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा, ये बेटा ये हो चुकी है संतुलित, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये क्या है बेटा, ये हमारा C है, ठीक है। अब ये क्या बना हुआ है बेटा, ये R बना हुआ है। फिर कहा जा रहा है बेटा कि अगर हम C की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं बेटा, C की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करा रहे हैं। तो ये CH3 है, COOH है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को हमने A से रिप्रेजेंट किया है। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा एक मीठी गंध की युक्त यौगिक बनेगी। मीठी गंध की युक्त यौगिक को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो ईस्टर का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कि ये क्या होगा, ईस्टर होगा। तो ईस्टर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बन रहा है बेटा, जल बन रहा है, जल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है, H2O बन रहा है। बट बेटा जी इसकी अभिक्रिया हमने करवाई किसके साथ, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई किसके साथ, अगर वो बात करें तो अल्कोहल क्या होगा बेटा, CH3OH होगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी, ये तो हो गया C, ये हो गया A, अल्कोहल हो गया, ठीक है। एंड ये क्या बना बेटा, S बना हमारा, ये क्या बना, S बना। फिर कहा जा रहा है कि बेटा अगर C को सोडियम, अगर C की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, NaOH के साथ कराएं, तो C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, CH3COOH होगा। और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा, वापस से R बन रहा है। R क्या है, CH3COONA है, और क्या बन रहा है बेटा, जल बन रहा है, ठीक है, राइट। क्या बन रहा है मेरे लाल, जल बन रहा है। फिर कहा जा रहा है कि बेटा अगर हमारा जो यस है, एस क्या है बेटा, ये है हमारा ईस्टर, ठीक है। अगर जल के एस के साथ, एस क्या है, ईस्टर, CH3COOH है, एस के साथ हमने अभिक्रिया किसकी करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, तो क्या बनेगा मेरे लाल, क्या बनेगा, वापस से क्या बन जाएगा मेरे लाल, R और A बन जाएगा। R क्या है, CH3CONA है, तो देखना CH3COONA है, और क्या बन जाएगा, वापस से बेटा A बन जाएगा। A क्या है, मिथेनॉल है, जिसको हम CH3OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे बना, ये रिएक्शन के साथ मैं तुम्हें अगर समझाऊं तो यहाँ पे देखना बेटा, जो CH3 है, CH3COO जो है, यहाँ पे ये Na आके इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। फिर क्या होगा, अगर बेटा अल्कोहल के साथ इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3COOH तो होगा ही, और यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। फिर बेटा जी अगर हम ये जो हमारा C है, इसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई, तो बेटा हमारा फिर अगेन क्या बन जाएगा, CH3CONA बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि बेटा हमारा जो ये यस है, जो हमारा क्या है बेटा, ईस्टर जो है, इसके साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, ईस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हम करवा रहे हैं, CH3COO CH3 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, CH3 होगी, CH3 होगी। तो ये क्या होगा, ईस्टर होगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3CH3COONA इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, और H2O CH3OH जो होगा बेटा, जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी अभिक्रिया है, ये समझना बहुत आसान है, ठीक है। जब मैंने तुमको क्या बताया था बेटा, समीकरण समझाया था अपने अभय में, तो समीकरण के हिसाब से अगर यहाँ पे हम इसको समीकरित कर लेंगे तो ये बहुत आसान है। देखना हमें यहाँ पे हमें एक क्लू भी दिया हुआ है मेरे लाल, ठीक है। देखना जैसे हमें इसका सूत्र दिया हुआ है, C का सूत्र दिया हुआ है, फिर उसके अलावा बेटा हमें ईस्टर का यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, अल्कोहल का यहाँ पे हमें एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि वापस से ये और ये बन जा रहा है। तो पूरा यहाँ पे क्या होगी, अभिक्रिया ये वाली होने वाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। कहा जा रहा है बेटा अगले सवाल में, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है। तो कैसे बर्तन साफ हो जाती है बेटा, यहाँ पे जरा गौर करना, देखना बर्तन कैसे साफ हो जाती है। तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से क्यों साफ करते हैं बेटा, तांबे के बर्तन जब जो हवा के साथ, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अपनी सतह पर क्या बना लेते हैं मेरे लाल, कॉपर कार्बोनेट का एक परत बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा तांबा होता है, जब ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो अपने सतह पर कॉपर कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट कैसे रंग की होती है बेटा, ये हरे रंग की होती है। फिर कहा जा रहा है कि बेटा जब इसे हम, यह परत क्षारीय नेचर की होती है, जब इसे हम नींबू या इमली के रस से धोते हैं, नींबू और इमली का रस कैसा होगा, ये कैसा होगा, अम्ल होगा, अम्लीय नेचर का होगा, और ये कैसी होती है, क्षार नेचर की होगी। तो जब इसे हम इस रस से धोते हैं तो क्या होता है बेटा, ये अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करके उसे घोल देता है और जिससे बर्तन साफ और चमकदार हो जाता है। मतलब कि हमारी जो तांबे की बर्तन है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेती है, और ये जो कॉपर कार्बोनेट होती है ये बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, हल्के हरे रंग की होती है और ये बेसिक नेचर की
होती है। और जब इसे हम एसिड से धोते हैं, जो हमारी प्राकृतिक एसिड होती है उससे धोते हैं, तो बेटा ये इसे घोल के बर्तन को साफ कर देती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात, लोहे की जो मिश्रातु होती है, मतलब इस्पात क्या होता है कि उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो समझना मेरे लाल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो लोहा होता है ना वो अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने की वजह से जंग लग जाएगा और धीरे धीरे वो बर्तन खराब हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं तुमको यहाँ पे समझा रही हूँ। देखा, तांबा क्या होता है बेटा? अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तांबा क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए तांबे का इस्तेमाल हम करते हैं। टैंक जल्दी खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जो इस्पात होती है जिसमें किसका बेटा? लोहे का मात्रा ज्यादा होता है, इस इस्पात में क्या होता है बेटा? ये जब गर्म पानी से ये अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे जंग लगने के कारण ये जो बर्तन होता है, वो टैंक जो होता है वो खराब होने लगता है। मतलब जो हमारा लोहा है, वो जो लोहा है, जो आयरन है, जो इस्पात में मौजूद है, वो गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे बेटा जंग लगने लगता है, रस्टिंग होने लगता है और हमारा बर्तन खराब हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर कहा जा रहा है कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ दिन पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है अगर हम उसे कुछ दिनों तक खुला रखते हैं? तो बेटा देखना, जो चांदी है हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S जिसको बोलते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके अपने सतह पर क्या बना लेती है बेटा? सिल्वर सल्फाइड, जिसको Ag2S से बोलते हैं। ये जो सिल्वर सल्फाइड होती है, इसका रंग कैसा होता है बेटा? काले रंग का होता है, इसीलिए हमें कैसा दिखाई देता है बेटा? हमें दिखाई देता है हमारा चांदी काला, अगर कुछ दिनों तक उसे खुले में रख देते हैं तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है बेटा? ये बना रही है Ag2S, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। और सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है बेटा? काला होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हमें बताना है। तो बेटा देखना, खाद्य पदार्थ के ऊपर, खाद्य पदार्थ का जो डब्बा होता है, खाद्य डिब्बों पर टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि टिन जो होती है बेटा जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होती है। जिंक जो होती है वो क्रियाशील होती, जब वो क्रिया करेगी बेटा तो जो उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन टिन जो है बेटा वो क्रिया नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा खाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिंक कैसी होती है? क्रियाशील होती है, तो वो खाने को, खाद्य पदार्थ को खराब कर देती है। यही कारण है कि बेटा हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा टिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टिन जो है बेटा वो क्रिया नहीं करती है, लेकिन जिंक जो होता है वो क्रिया कर जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। विद्युत अपघटनीय परिष्कर के बारे में हमें बताना है, विरंजक चूर्ण के बारे में बताना है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हमें बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखना बेटा, चलो एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे अपघटनीय परिष्करण, जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, वो क्या होती है? यह धातुओं को शुद्ध करने का सबसे आम तरीका खासकर कॉपर, जिंक, टिन और सोना जैसी धातुओं के लिए होता है। मतलब ये क्या होता है? एक तरीके का शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, शुद्ध करने का प्रोसेस होता है। प्रक्रिया कैसी होती है बेटा? इसमें एक टैंक में अशुद्ध धातु के एनोड तथा, देखो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा? एनोड लिया। क्या लिया? एनोड लिया। एनोड लिया। और यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा? कैथोड लिया। क्या लिया? कैथोड लिया, ठीक है। एनोड लिया और कैथोड लिया। अब देखना यहाँ पे एक टैंक में हमने अशुद्ध धातु, जिसको हम एनोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध है, ये पतली होती है और ये थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या भर दिया बेटा? विलयन भर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? विलयन भर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने विलयन भर दिया। और जब इसमें हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आयंस निकलेंगे, यहाँ से आयंस निकलेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखना बेटा, शुद्ध धातु की पतली पट्टी जिसे हम कैथोड बोलते हैं, ये रहा शुद्ध धातु की पतली पट्टी जिसे हम कैथोड बोल रहे हैं, बनाया जाता है। दोनों को धातु के लवण के विलयन, कौन सा होगा बेटा? दोनों के धातु के लवण का विलयन इसमें हम डालेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, डुबोया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध धातु घुलती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा? शुद्ध धातु है। ये क्या है? शुद्ध धातु है। ये क्या है? शुद्ध धातु है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और इस पर जमा हो जाएगी, किस पे? शुद्ध धातु पे। किस पे बेटा जी? शुद्ध धातु पे जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसी होती है? एनोड मोटी होती है और ये पतली होती है। फिर से समझना बेटा, फिर से समझना मेरे लाल, फिर से समझना कि ये क्या है बेटा? ये एनोड है, अशुद्ध धातु है, और ये क्या है? शुद्ध धातु का रॉड है। तो जब इसमें हम बेटा विलयन डाल देते हैं, दोनों को, दोनों का विलयन कौन सा होगा बेटा? दोनों के धातु के लवण का विलयन होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वो विलयन जब हम इसमें डालेंगे और जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जमा होंगी, कैथोड पे जमा होगी, एनोड से निकल के कैथोड पर जमा होगी। और जो जमा होंगी वो कैसी होंगी? शुद्ध धातु होंगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? हम रिफाइन
रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है मेरे लाल। हाँ, विरंजक चूर्ण के बारे में अगले सवाल में हमसे पूछा गया है। विरंजक चूर्ण क्या होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखना बेटा, विरंजक चूर्ण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं मेरे लाल, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, बुझे हुए चूने के साथ, ये क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसके साथ बुझे हुए चूने के साथ बेटा हम क्लोरीन गैस इसके ऊपर पास करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही क्या है बेटा? हमारा विरंजक चूर्ण होता है। यही क्या होता है? हमारा विरंजक चूर्ण होता है और जल अलग से बन जाता है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? जब भी बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने को, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसके ऊपर जब भी हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है, उसका वो बनता है और साथ में जल बनता है, ठीक है। तो ये होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को बेटा हम ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, पीने वाला जल होता है उसमें कुछ कीटाणु हैं तो उसे साफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एंड साफ सफाई वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बेटा हमसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हमें बताना है। तो ये धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनते हैं। लाइक जैसे कि हमारा जो धातु है और अधातु है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उन्हीं की वजह से कौन बनता है बेटा? हमारा ये आयनिक यौगिक बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। भौतिक प्रकृति इसकी क्या होती है बेटा? आमतौर पर ये ठोस होती है, कठोर होती है, क्योंकि इनके आयनों के बीच में क्या होती है बेटा? मजबूत आकर्षण बल होती है। इनके आयन एक दूसरे को बिल्कुल चिपक के पकड़ते हैं, इस वजह से क्या होती है? ये ठोस होती है, राइट। अब देखना बेटा, ये भंगुर भी होती है, टूट जाती है, इसे तुम बेटा चादर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये टूट जाती है, ठीक है। अब देखना बेटा, गलांक जो होता है इसका, गलांक और कथवानांक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गलांक होता है बेटा वो बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि मजबूत आयनिक बल जो होती हैं, इनका आयनिक बल जो होता है बहुत मजबूत होता है। इसे तोड़ने के लिए बेटा हमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो गलांक होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। फिर हमसे जो आखिरी सवाल पूछा गया है यहाँ पे मेरे लाल, हमसे जो आखिरी सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो क्या है? यहाँ पे गौर करना। आखिरी सवाल में हमसे पूछा गया है कि हाँ, ये कहा गया है कि ये कर लो या फिर ये कर लो। यहाँ पे हमें नाम दे दिया है और कहा गया है कि इसका रासायनिक सूत्र लिख दो या फिर क्या कर दो बेटा? इसका समीकरण लिख दो, ठीक है। देखते हैं, ये जो हमारा है पहला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पे कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। इसको तुम्हें लिखना कैसे? कैल्शियम यानी कि Ca, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, इसकी अभिक्रिया तुम कार्बन डाइऑक्साइड से करवा रहे हो तो क्या बन रहा है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। अब इसे तुम्हें संतुलित करना सीखना पड़ेगा। संतुलन इस यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा? संतुलन, ठीक है। अगर ये संतुलित नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो संतुलन कैसे करते हैं वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि बेटा यहाँ पे OH आयन कितने हैं, मतलब 2 O और 2 H है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है या नहीं है? 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस है। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद अगर बेटा मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे भी 1 कैल्शियम है, ये भी बैलेंस्ड है। उसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कार्बन 1 है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है? बैलेंस है। सारे तत्व यहाँ पे क्या है? बैलेंस है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि दाएं साइड जितने अणु हैं उतने अणु बाएं साइड हैं या नहीं है, मतलब जितने अणु उत्पाद अभिकारक में है उतने अणु हमारे उत्पाद में है या नहीं है, बस यही चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा फेरस सल्फेट Fe यानी कि फेरस सल्फेट यानी कि SO4 को अगर बेटा जी हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्साइड सल्फर के, ठीक है। फिर सिल्वर नाइट्रेट को अगर किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, जिंक यानी कि Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना मेरे लाल, उसके बाद यहाँ पे आप देखना कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ, Al यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या बनता है? कॉपर बनता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ करवाने पे बेरियम सल्फेट और क्या बनता है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड, K से पोटेशियम, Cl से क्लोराइड। हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ करवाने पे क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाती है, ठीक है। फिर जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारी अभिक्रिया को यहाँ पे लिखना है। फिर उसके
इसके बाद हमसे सवाल पूछा जाता है कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस तरीके से ये अपना भोजन बनाते हैं। इसमें ये करते क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं बेटा, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है, हमसे वो पूछा गया। स्वपोषी जैसे कि पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते, उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि जीव बाहर से लिए गए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाहर से ऊर्जा लिया और अपना भोजन बनाया और अपने लिए उसे इस्तेमाल की, तो दैट इज स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण क्या होता है कि जैसे कि हम अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हों। ठीक है, उसे बोलते हैं विषमपोषी पोषण। फिर कहा जा रहा है कि पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो भैया सबसे पहले जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है और जल, इन दोनों को मिला के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और बेटा जी ऑक्सीजन और जल बनाते हैं, ये ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। फिर कहा गया है बेटा यहाँ पे देखना कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इस चित्र के बारे में हमें बताना है कि ए यहाँ पे क्या है। तो ए देखना मेरे लाल, ए यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट है, घबराओ मत, हिंदी में भी नाम अभी बताएंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये क्या है बेटा जी, लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, और ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, और ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। तो ए बी सी डी सब हो गया, ए बी नहीं डी क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। तो जो ब्लड लेके आता है उसे एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। एक बार अपनी पीपीटी में आते हैं और हिंदी में नामों को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले मुझे आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमारे नेफ्रॉन को। ठीक है, तो नेफ्रॉन को एक बारी बना देते हैं, एक बारी नेफ्रॉन को आपके लिए यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब देखना बेटा यहाँ पे ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज जो बनी है, ये चीज जो मैंने बनाई है, नेफ्रॉन का डायग्राम या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। तो संग्रह वाहिनी कौन सी है, ये है डी वाली संग्रह वाहिनी, ये है। ठीक है, संग्रह वाहिनी कौन सी है, ए क्या है, संग्रह वाहिनी है। और अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूं, हेनले का लूप की बात करूं, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, बी। ठीक है, उसके बाद ये पूरा ही बेटा परेशान मत होना, ये पूरा ही जो है ना, ये पूरा ही जो है इसे क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा ही बी ऑप्शन है। ठीक है, बोमेंस संपुट की अगर मैं बात करूं तो ये है बोमेंस कैप्सूल, तो ये क्या है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अभिवाही धमनी की बात करूं तो ये अभी बनाना पड़ेगा, ये मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये जो रक्त लेके आती है उसे क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी बोलते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये रक्त लेके निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नामकरण हो गए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे कहा गया है कि अंतर बताना है हमें भोजन निर्माण, मतलब किसके बारे में बताना है, उत्पादक और उपभोक्ता में। तो उत्पादक जो होता है वो भोजन बनाता है जैसे कि प्लांट्स, और उपभोक्ता जो होते हैं उसे खाते हैं जैसे कि हम। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पे निर्भर करते हैं। तो पौधे क्या हो गए, उत्पादक हो गए, और उपभोक्ता क्या हो गए, जो इनके ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, हम लोग पेड़ पौधों पे निर्भर हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो गौर करना मेरे लाल, द्वितीय उपभोक्ता क्या होती है, जैसे पौधा क्या है, पौधा यहाँ पे क्या है, पौधा हमारा उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे देखना, चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है बेटा, पौधा है। ठीक है, पौधा है। तो पौधा क्या है बेटा, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है। इसको कौन खाएगा बेटा, इसको खाएगा टिड्डा। कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। ठीक है, तो टिड्डा क्या हो गया बेटा, ये उपभोक्ता हो गया और पहला उपभोक्ता होगा। कौन सा, पहला उपभोक्ता होगा। ठीक है, प्राइमरी उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा। ठीक है, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक। कौन खाएगा, मेंढक खाएगा। तो मेंढक कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा। मेंढक को कौन खाएगा बेटा, सांप खाएगा। कौन खाएगा, सांप खाएगा। तो सांप कौन सा होगा, टर्शियरी होगा या तीसरा उपभोक्ता होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मेरे लाल, यहाँ पे आप लिखेंगे कि द्वितीय उपभोक्ता में जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, और तृतीय क्या होते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे कि मैंने द्वितीय में मेंढक लिखा था तो मेंढक लिख देना, यहाँ पे सांप लिख देना, सांप मेंढक को खाता है, शेर वगैरह, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर ओजोन का निर्माण
कैसे होता है हमसे ये पूछा गया है। तो बेटा देखना, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है ना, जब वो यूवी विकिरण के कांटेक्ट में आता है, यानी कि यूवी रेस के कांटेक्ट में संबंध में आता है, तो यूवी रेस क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं। पहले O2 दो O मिले हुए थे, अब दोनों O अलग हो गए, तो दोनों O को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, मुक्त परमाणु में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो मुक्त परमाणु हैं, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो ये क्या बना लेंगे, ओजोन बना लेंगे, O3 बना लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और ओजोन का हमारा जो बेटा जी हमारे ओजोन का जो अपक्षय होता है, ठीक है, क्षरण होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे हमें ये सवाल दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो रंध्र देखना बेटा, रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा होता है, मतलब पौधों के पत्तियों के ऊपर एक ऐसा छोटा छेद होता है जिसमें से क्या होता है, गैस निकलते हैं, अंदर आते हैं, उसे रंध्र बोला जाता है। तो रंध्र कहाँ पाया जाता है बेटा, हरित लवक में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरित लवक से मिला देंगे। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, मतलब फॉल्स फीट, नकली पैर बनाते हैं ये अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। स्वयं पोषी कौन होते हैं, पौधे होते हैं। फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों के अंदर कुपिका पाई जाती है जिसे एल्वियोलाई बोला जाता है। अपशिष्ट उत्पाद कौन होते हैं, रेजिन तथा गोंद होते हैं। रेजिन और गोंद क्या होते हैं बेटा, ये अपशिष्ट होते हैं, इनको निष्कासित करते हैं पेड़ पौधे अपने से बाहर। मानव मस्तिष्क में कौन आता है बेटा, हाइपोथैलेमस आता है। तो ये हो गया इसका सही मिलान। अब बात करते हैं, देखते हैं, अब यहाँ पे कोई सवाल हमारे लिए नहीं है, राइट। तो ये बात कर ली बेटा हमने अपने मॉडल पेपर की। आई होप आपको मजा आया होगा, एंड हमने जो अभी में पढ़ा है वो सब कुछ आप बहुत आसानी से कर पाए होंगे, एंड जो हमने नहीं पढ़ा है वो हम 15 जैन के पहले उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपके पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, जो मैं अभी तक गेस कर पा रही हूँ बेटा, वो नॉर्मल होने वाला है, ना बहुत कठिन होगा ना बहुत आसान होगा, मीडियम आएगा। हाँ, कुछ सवाल आपको कठिन देखने को मिलेंगे, जैसा कि रासायनिक विज्ञान में आपको एक सवाल मिला था, ठीक है। तो कुछ सवाल कठिन हो सकते हैं, 1 2 3 4 ही, इससे ज्यादा कठिन नहीं होंगे, बट ओवरऑल पेपर ठीक आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बट हमें अपनी तैयारी बेटा पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हम अभय में सब कुछ कवर कर रहे हैं, 15 जनवरी के पहले सब कुछ हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं अपने अभय में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।